हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीएफटी पाथ एजुकेशन। दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हुए इस सेशन की तैयारी की गई है और इसमें टोटल दोस्तों आपको 350 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि 3 पार्ट में वीडियो कंप्लीट की जाएगी। और दोस्तों, इसमें आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि इसमें आपको सितंबर 2025 से लेकर के जून 2026 तक के क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो आइए दोस्तों, आज की सेशन का हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने किस राष्ट्रीय लक्ष्य पर विशेष बल दिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों, वो है आपका कौन सा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों। और इस बार दोस्तों 79वें आपके स्वतंत्रता दिवस मनाए गए थे, जो कि 2025 में मनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सफल परीक्षण की गई अग्नि 5 किस श्रेणी की मिसाइल है? ऑप्शन ए है आपका मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, सतह से वायु मिसाइल, क्रूज मिसाइल, टैंक रोधी मिसाइल, और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है। और दोस्तों, इस मिसाइल को डेवलप कौन किया है? तो ये किया है DRDO ने। कौन किया है दोस्तों? DRDO ने। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत फ्रांस गहरे समुद्री अभियान के दौरान भारतीय दल लगभग कितनी गहराई तक पहुंचा? ऑप्शन है आपका 3000 मीटर, 4000, 5000, 6000, और ये है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, गहरे समुद्र में पहुंचने का मतलब ये है कि वहां पर जा कर के समुद्र के अंदर जो भी खनिज संपदा उपस्थित है उसको माइनिंग करने की बात इसमें कही जा रही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव हेतु एनडीए ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया? ऑप्शन है आपका सीपी राधाकृष्णन, जगदीप धनखड़, ओम बिरला, धर्मेंद्र प्रधान, और ये है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन है? ऑप्शन ए, सीपी राधाकृष्णन को क्या हुआ है कि एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। और दोस्तों, वर्तमान समय में सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के पद पे भी हैं, और उपराष्ट्रपति दोस्तों जो होता है वही राज्यसभा का सभापति भी होता है। और दोस्तों, जब ये नया चुनाव कराई गई उपराष्ट्रपति का, तो इससे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे कौन? आपके जगदीप धनखड़, जिन्होंने क्या किया था कि कार्यकाल पूरा होने के बीच में ही अपना इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद ये चुनाव कराने की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है दोस्तों। ओम बिरला कौन है? तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये आपको पता होगा। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो शिक्षा मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2026 से यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, सर्बिया, और ये है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है। और दोस्तों, आपको एक बात मैं बताता चलूँ कि जो यूरो है इसको अपनाया कब गया था? तो ये अपनाई गई थी आपको 1999 में। वर्तमान समय में इसे अपनाने वाले कितने देश हैं? तो ये हैं टोटल 21। ठीक है दोस्तों। और आखिरी कौन है? आपका बुल्गारिया। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये जो सेशन आपको तैयार किया गया है, इसमें जो पीपीएससी में पूछे जाएंगे उन्हीं को रखा गया है। बाकी सारे जो आपके क्वेश्चन हैं उनको हटा दिया गया है, और इसमें किसी भी बुक का कोई भी कॉपीराइट नहीं की गई है। आप दोस्तों इस सेशन को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे ही क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, क्योंकि कई जगह पे ऐसा होता है कि जब क्वेश्चन कोई भी यूट्यूब पे पढ़ा रहा होता है तो वो सारे क्वेश्चन को डील करता है जितने बुक में दिए गए हैं, लेकिन इस सेशन में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही? ऑप्शन है आपका 109, 121, 115, 127, और ये है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों, वो है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है। और दोस्तों, ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी कौन करता है? तो ये जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस रूसी राष्ट्रपति से वार्ता की? मतलब दोस्तों, रूस के
नेता कौन थे, प्रमुख नेता यानी कि राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान समय में कौन है दोस्तों, तो वो हैं आपके व्लादिमीर पुतिन। और दोस्तों ये जो बैठक की गई थी युद्ध समाप्त करने के लिए, वो कहाँ पे हुई थी, तो ये हुआ था आपको अलास्का में, जो कि पूरी तरीके से विफल हो गई। और आज भी वर्तमान समय में करीब 4 सालों से युद्ध यहाँ पे जारी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 25वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए है आपका अस्ताना, समरकंद, तियानजिंग, बीजिंग, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो कौन सा है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और दोस्तों 26वां कहाँ पे होने वाली है, तो 26वां जो आपको होगी वो कहाँ पे होगी, वो है आपके किर्गिस्तान में होने वाली है। और दोस्तों एससीओ में टोटल मेंबर कितने हैं, तो टोटल मेंबर की संख्या इसमें कितनी है, 10 है। और एससीओ की स्थापना कब हुई है, तो ये हुआ है आपको 2001 में। ठीक है दोस्तों, आपको दोस्तों उतना ही क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जितने एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन को आपको डिस्कशन नहीं की जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर्चून ग्लोबल 500 2025 सूची से संबंध में सही कथन को चुनिए। ऑप्शन ए है आपका भारत की 15 कंपनियां शामिल हुई है, भारत की 12 कंपनियां, 9 कंपनियां, और डी है आपका 6 कंपनियां शामिल हुई है, और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, यानी कि इसमें टोटल फॉर्चून ग्लोबल में 500 कंपनियां वर्ल्ड वर्ल्ड के शामिल होने में से, जिसमें से भारत की टोटल 9 कंपनियां इसमें शामिल की गई है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, जन्म दर बढ़ाने के लिए माता पिता को सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा किस देश ने की है। ऑप्शन ए है आपका जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, वियतनाम, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो कौन सा है, तो आपका चीन इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि चीन का जो जन्म दर है लगातार घट रहा है, इसकी जनसंख्या लगातार घट रही है, तो उनको बढ़ावा देने के लिए माता पिता को सब्सिडी दी जा रही है। दोस्तों भारत का भी एक राज्य है आंध्र प्रदेश, इन्होंने भी क्या किया है कि लोगों को जन्म दर बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है कि कुछ पैसे के रूप में उनको मदद की जा रही है। उन्होंने बोला है कि तो 30,000 रुपये और 40,000 रुपये चौथे बच्चे के जन्म पर दिए जाएंगे। ये आंध्र प्रदेश के सीएम ने किया है, और अभी वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है दोस्तों, तो वो हैं आपके चंद्रबाबू नायडू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन एवं पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन के क्षेत्र में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है आपका उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, इसमें भारी गिरावट दर्ज की है, सी है यह पूरी तरह से स्थिर है, डी है विदेशी मुद्रा अर्जन समाप्त हो गया, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत में आने वाले और भारत से जाने वाले यानी कि आते कहाँ से हैं अधिकतर भारत में पर्यटक, और भारतीय अधिकतर जाते कहाँ पे हैं। तो आने वाले की बात करते हैं सबसे पहले, तो जो आने वाले हैं वो कहाँ से हैं, बांग्लादेश से, यूएसए से, और कहाँ से हैं, ब्रिटेन से। मुख्य ये 3 कंट्रियां हैं। जाते कहाँ हैं दोस्तों, तो पहला इनका पसंद है वो थाईलैंड है वर्तमान समय में, दूसरा है आपका यूएई, और तीसरा है आपका कौन सा, सिंगापुर इसका है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मणिपुर में त्रिपक्षीय समझौता किसके बीच हुआ। ऑप्शन है आपका भारत, नेपाल, भूटान, केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार एवं कुकी जो समुदाय के संगठन, सी है भारत म्यांमार, डी है आपका केंद्र सरकार एवं थाईलैंड सरकार, और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब बी इसका सही जवाब है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि आज अभी कुछ महीनों से यहाँ पे क्या हुआ था कि आपातकाल घोषित था। आपातकाल जो कि किस आर्टिकल के तहत लगती है दोस्तों, तो यहाँ पे लगी थी आपको था आर्टिकल आपको 356। ठीक है दोस्तों, वर्तमान समय में यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों, तो सीएम का नाम है यहाँ पे यमुनाम खेमचंद सिंह।
यमुनाम खेमचंद सिंह इनका नाम है। ठीक है दोस्तों, तो आप नए सीएम का नाम ध्यान रख लेंगे। और अभी दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, आपातकाल ख़त्म की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, रेलवे आधारित मोबाइल नेटवर्क से किस मिसाइल का पहला परीक्षण किया गया। ऑप्शन है आपका अग्नि 5, पृथ्वी 2, ब्रह्मोस, अग्नि प्राइम, और ये है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, यानी कि अग्नि प्राइम का अभी सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे दोस्तों एक क्वेश्चन और ध्यान रख लेंगे कि यहाँ दोस्तों रेलवे आधारित मोबाइल नेटवर्क से इसका परीक्षण किया गया है, जो कि पहला परीक्षण है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, नेपाल में हाल ही में हुए जेनजी आंदोलन के चलते केपी शर्मा ओली सरकार का तख्तापलट हुआ। इसके बाद किस देश का नया अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो ये दोस्तों यहाँ पे जो केपी शर्मा ओली सरकार थी, जिसके समय में क्या हुआ था कि जेनजी आंदोलन किए गए, तो इनके बाद जो अंतरिम सरकार बनी थी वो कौन सी बनी थी, तो उनका नाम था सुशीला कार्की। क्या नाम था दोस्तों, सुशीला कार्की इनका नाम था। वर्तमान समय में दोस्तों यहाँ पे चुनाव भी किए गए, और अभी जो चुनाव के बाद जो यहाँ के पीएम बने हैं, तो वो कौन बने हैं, तो उनका नाम है बलेंद्र शाह। दोस्तों जो जेनजी होते हैं इसमें किन को माना जाता है, तो जेनजी दोस्तों उनको माना जाता है जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच में जो जन्म लिए हैं, जो सबसे युवा हैं, उन्हीं को जेनजी बोला जाता है, और इन्हीं के द्वारा ये आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो सुशीला कार्की हैं वो भारत में इनका गहरा नाता रहा है, यानी कि इनकी जो दीक्षा हुई है यहाँ पे, मतलब शिक्षा दीक्षा जो हुई है वो हुई है कहाँ पे, अपने भारत में ही थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भारत की आधिकारिक यात्रा पे आए थे। तो ये कौन थे दोस्तों, तो ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में फ्रांस, यूके, कनाडा, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया सहित कुल कितने और देशों द्वारा फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई है। ऑप्शन ए आपका 9 और देश, 10, 11, 12, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, यानी कि इन देशों के अलावा 11 और ऐसे देश हैं जो फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र के दर्जा प्रदान किए हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में क्या हो रहा है कि युद्ध हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और जो वर्तमान समय में अगला क्वेश्चन है वो है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के किस रोवर द्वारा मंगल ग्रह के जेंजेरो क्रेटर से बायोसिग्नेचर के संप्रेषण का वैज्ञानिकों द्वारा अनुमान लगाया गया है। तो ये कौन सा है दोस्तों, तो ये है परसिवेरेंस रोवर। ठीक है दोस्तों, और कहाँ पे किया गया है, तो ये है आपके मंगल ग्रह पे। क्रेटर का नाम क्या है, तो जेंजेरो क्रेटर, और ध्यान देंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड की संवैधानिक अदालत द्वारा प्रधानमंत्री सिनावात्रा को पद से बर्खास्त किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये कौन है, तो इनका नाम है आपका अनुतिन चारनविराकुल। इनका नाम क्या है, अनुतिन चारनविराकुल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, देश में जीएसटी कर संरचना में हाल ही में किए गए एक ऐतिहासिक सुधार के अंतर्गत कर स्लैब की संख्या को 4 से घटा करके कितना कर दिया गया है। तो इनका दोस्तों जो कर स्लैब को घटाकर कितना कर दिया है, तो ये किया गया है 2, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और दोस्तों इस कर स्लैब में टोटल 4 कर स्लैब थे, कौन कौन से थे, 5, 12, 18, 28। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से 12 और 18, 28 को हटा दिया गया है, यानी कि अब 5 और 18 2 स्लैब ही रह गए हैं। ठीक है दोस्तों, और जीएसटी जो होता है दोस्तों वो अप्रत्यक्ष कर होती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है,
सेमिकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री को सौंपी गई देश में निर्मित पहली स्वदेशी चिप का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है दोस्तों वो कौन सा है? विक्रम 3201, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और इसका दोस्त निर्माण कहाँ किया गया है? तो अपने भारत में, और ये पहली ऐसी चिप बन गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैराबी सुरंग रेलवे लाइन की चालू होने से निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य अब देश के रेल नेटवर्क से जुड़ गया है? ऑप्शन है आपका मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, और ये आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और दोस्तों इस राज्य को रेलवे नेटवर्क से जुड़ने के कारण क्या हुआ है कि देश के सभी राज्य अब रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट हो चुके हैं, चाहे कितना भी दुर्लभ रास्ता क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी प्रशासन द्वारा H1B वीज़ा के लिए कितने मूल्य का निर्धारण किया गया है जिससे भारतीय विशेषज्ञों का अमेरिका प्रवास अब और महंगा हो गया है? तो ये कितना हो गया दोस्तों? तो ये $1,00,000 हो गया, यानी कि ऑप्शन में, जो कि वर्तमान समय में अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति है, और इन्होंने क्या किया है कि प्रवासियों को रोकने के लिए अपने यहाँ, कि वहाँ के लोगों को ज़्यादा काम मिल सके, इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि वीज़ा का जो प्राइस मूल्य है उसको बढ़ा दिया गया। अब बात करते हैं दोस्तों कि 1,00,000 तो वर्तमान समय में, इससे पहले कितना था? तो ये था 1500 डॉलर था। ठीक है दोस्तों, $1500 हुआ करता था। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रख लेंगे कि कितना से भी बढ़ी है। तो $1500 पहले थी, अभी हो गई है $1,00,000। ठीक है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा जो प्रवासी यहाँ पे हैं दोस्तों वो कौन है? तो भारतीय ही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में रेहड़ी पटरी और छोटे दुकानदारों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार किस महत्वपूर्ण योजना का पुनर्गठन और विस्तार किया है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए है। दोस्तों इस योजना के तहत क्या होती है कि सरकार छोटे जो रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार होते हैं उनको एक कर्ज मुहैया कराई जाती है बहुत कम ब्याज दर पे, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के समुद्री संसाधनों के अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए किस वैश्विक संस्था के साथ खनन अन्वेषण समझौता किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों जैसा कि आपको हमने पहले क्वेश्चन में एक बता रखा था कि जो फ्रांस और भारत है वो मिल करके 5,000 मीटर तक समुद्र के नीचे आप पहुंच पाए हैं, यानी कि समुद्र में पहुंच पाए हैं। तो यहाँ तक ये माइनिंग करेंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि समुद्री संसाधन काफ़ी धनी है, उसे माइनिंग किया जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा के पहले PM मित्र पार्क मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल का शिलान्यास मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और दोस्तों ये जो पार्क बनाई गई है वो टेक्सटाइल के लिए है, मतलब टेक्सटाइल का कहने का मतलब है दोस्तों कपड़े से होता है, जो कि यहाँ पे नई तरह का अन्वेषण, खोज या अन्य तरह की चेंज उसमें किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में किस संवैधानिक संस्था की स्थापना का शताब्दी वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है आपका निर्वाचन आयोग, लोक संघ लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, क्योंकि इसकी दोस्तों स्थापना हुई थी वो हुआ था 1926 में, और वर्तमान समय में ये 100वां वर्ष मना रही है। ठीक है दोस्तों, और बाकी दोस्तों ये पॉलिटी का सारे क्वेश्चन जो कि ऑप्शन में आपको दिए गए हैं, इसके हमने पॉलिटी के सेशन में डिटेल से डिस्कशन किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप देख लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारतीय नौसेना की समुद्री मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए हाल ही में किस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को नौसेना में शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और दोस्तों ये क्या है? तो ये एक युद्धपोत है, पनडुब्बी युद्धपोत है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। स्वदेशी रक्षा निर्माण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में हाल ही में किस हल्के लड़ाकू विमान के उन्नत संस्करण MK-1A की पहली उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई है? तो ये किसकी हुई है दोस्तों? तो ये हुई है आपकी तेजस की। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हवाई खतरे और दुश्मनों के हवाई हमले से
निपटने के लिए भारत द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस रक्षा प्रणाली अस्त्र खरीद की गई है? तो ये कौन है दोस्तों? तो ये है आपका अनंत अस्त्र, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों आप एक बात का ध्यान देंगे कि ये खरीदी गई है अस्त्र प्रणाली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री की स्टारमर ने अपनी पहली आधिकारिक यात्रा भारत में संपन्न की। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को गति प्रदान करने के लिए किस रोड मैप को अपनाया गया है? तो ये कौन सा था दोस्तों? तो ये है आपका ब्रिटेन विजन 2035, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और दोस्तों अभी जो की स्टारमर है इनका अभी इस्तीफा हो गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब ये ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के पद पे नहीं है। अभी इनका जुलाई में फिर से नियुक्ति किसी और की होने वाली है। और दोस्तों इन्होंने क्या किया है कि FTA साइन किया है, FTA साइन किया है। मतलब दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ समझौता हुई है, लेकिन अभी इसे लागू नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में निम्नलिखित में से किन दो इस्लामिक देशों के बीच एक महत्वपूर्ण रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता संपन्न हुआ है? तो ये किसके बीच में हुआ है दोस्तों? तो ये दो मुस्लिम देश है वो है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में हुआ है। और दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार है इसके लोभ में किया था। और दोस्तों पाकिस्तान ने क्यों किया है? क्योंकि ज़्यादातर इनको जो फंडिंग की जाती है या लोग यहाँ के लोग जो काम करने जाते हैं वो सऊदी अरब में जाते हैं। तो दोनों के एक दूसरे के हित को देखते हुए उन्होंने किया है। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि जो भारत के साथ इनके जो गतिविधि होते हैं, जैसे युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई रहती है, तो उसमें मदद करेगा सऊदी अरब, इनको ऐसा मानना है, जिसके कारण ये समझौता हुई है। ठीक है दोस्तों, अगले गाजा में अस्थायी शांति की बहाली के लिए आयोजित गाजा शांति सम्मेलन की सह अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ किस देश के राष्ट्रपति अल सीसी द्वारा की गई है? तो ये किसके द्वारा की गई है दोस्तों? तो ये है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि गाजा युद्ध के कारण ही दोस्तों क्या हुआ है कि ईरान के साथ भी युद्ध इसी के कारण जुड़ गई है, क्योंकि गाजा को ईरान सपोर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप के किस देश में हाल ही में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद कर्नल ने राष्ट्रपति के पद पे शपथ ली है? तो ये कौन से देश के हैं? तो ये हुआ है यहाँ पे, कहाँ पे? मेडागास्कर में हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो कि ये नए राष्ट्रपति यहाँ के बन गए हैं तख्तापलट के बाद। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, शिगेरू इशिबा के प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने के पश्चात निम्नलिखित में से जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है? तो ये कौन है? तो ये हैं आपके साने तकाइची, जो कि वर्तमान समय में क्या हैं कि भारत की यात्रा पर भी आई हैं जुलाई के महीने में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, सेशल्स में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल के निवर्तमान राष्ट्रपति वेवेल रामकलावन को पराजित कर कौन देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो इनका नाम क्या है? पैट्रिक हरमिनी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित अपने तकनीकी मिशन के किस स्तर पर अपग्रेड करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है? तो ये कौन है दोस्तों? ये वाणिज्यिक दूतावास, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्या हुआ था दोस्तों कि यहाँ जब सत्ता परिवर्तन की गई थी अफगानिस्तान में, तो भारत ने अपना दूतावास बंद कर दिया गया था। लेकिन वर्तमान में समझौता के बाद क्या हुआ है कि यहाँ पे पुनः दूतावास डेवलप की गई है, जिससे एक दूसरे को सहयोग मिल सके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश को औपचारिक रूप से आसियान समूह के 11वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया? दोस्तों ये सदस्य तो बने थे पिछले साल ही, लेकिन अभी इनको 11वें सदस्य के मेंबर के रूप में ये शामिल हुए हैं। तो ये कौन है? पूर्वी तिमोर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और दोस्तों आसियान की स्थापना कब हुआ है? तो ये हुआ है 1967 में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मलेशिया के कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ कौन सा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी सफलतापूर्वक संपन्न हुई है? तो ये कौन सा हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ आपका 20वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हुआ है। और दोस्तों इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भी पार्टिसिपेट किया है। और दोस्तों यहीं पे आसियान भारत शिखर सम्मेलन भी किया गया है, यानी कि टोटल 3 समझौते हुए हैं। एक पूर्वी एशियाई हुआ है, एक आसियान भारत का हुआ है और एक आसियान का हुआ है, यानी कि टोटल 3 बैठक हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार द्वारा देश में दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता कम करने के लिए किस अवधि के लिए दाल आत्मनिर्भर मिशन की शुरुआत को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये कब है दोस्तों? तो ये है आपको 2025-26 से 30-31 तक, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। यानी कि इस समय पे जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे कि दाल का आयात भी काफ़ी बड़ी मात्रा में की जाती है। और दोस्तों दाल के आयात में विश्व में भारत ही प्रथम स्थान पे है, लेकिन खपत भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की 25वें वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध टीम द्वारा नवा रायपुर एरोबैटिक शो प्रदान किया गया। इस टीम का नाम क्या था? तो इस टीम का जो नाम क्या था दोस्तों? तो वो था सूर्य किरण, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखेंगे कि सूर्य किरण एक युद्धाभ्यास भी है, जो कि नेपाल और किसके बीच में होती है? इंडिया के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रख लेंगे। दोस्तों छत्तीसगढ़ से एक और क्वेश्चन बनती है कि यहाँ पे ट्राइबल खेलो इंडिया एक खेल का आयोजन किया गया है, जो कि ट्राइबल के लिए हुआ है। और ये दोस्तों पहला आयोजन किया गया है, और इसमें जो पदक तालिका में है वो कर्नाटका पहले स्थान पे है। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, आपसी संबंधों और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भारत और किस पड़ोसी देशों के बीच 5 वर्षों के लंबे अंतराल के पश्चात पुनः सीधी विमान सेवाएं प्रारंभ करने की सहमति बनी है? तो ये कौन है दोस्तों? चीन के साथ की गई है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि लद्दाख में जब टेंशन बढ़े थे चीन के साथ, तो उसके बाद क्या हुआ था कि दोनों के बीच में डायरेक्ट विमान सेवाएं बंद कर दी गई थी, लेकिन वर्तमान समय में इसे खोल दी गई थी। और ये दोस्तों जो टेंशन हुए थे वो कोरोना के समय हुए थे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीमा पार कनेक्टिविटी और व्यापारिक साझेदारी को ऐतिहासिक गति प्रदान करते हुए भारत और किस पड़ोसी देशों के बीच 2 नए रेलवे रूट्स का निर्माण को लेकर के सहमति बनी है? तो ये किसके साथ है दोस्तों? ये भूटान के साथ ऐसा किया गया है। कनेक्टिविटी दोस्तों बढ़ाई गई है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, जिससे क्या होता है कि कनेक्टिविटी बहुत आसान हो सके और व्यापार में सुगमता हो सके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एनडीए को मिली प्रचंड बहुमत के बाद नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड कितनी बार राज्य के मुख्यमंत्री के पद पे शपथ ली है? तो ये कितनी बार ली है दोस्तों? तो 10वीं बार ली है, यानी कि सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बिहार में टोटल विधानसभा सीट कितने हैं। तो टोटल विधानसभा सीट दोस्तों 243 हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें से जो बीजेपी है, बीजेपी एक बड़ी पार्टी बन के उभरी है, जिसके पास 89, और यहाँ पे जदयू के पास कितनी थी? तो वो थी 85। ठीक है दोस्तों, और इस संबंध में जो सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से जो जीतने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कलाधर मंडल, जो कि रुपौली सीट से चुनाव लड़े थे। ठीक है दोस्तों, और जो सबसे कम अंतर से चुनाव जीतने वाले वो कौन व्यक्ति हैं? तो उनका नाम है राधा चरण साहू। ठीक है दोस्तों, जो कि संदेश सीट से लड़े हुए थे, जिनका अंतर जो रहा था वो 27 वोट रही थी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पे जो मतदान हुई है वो कितने प्रतिशत की गई है? तो ये जो मतदान हुई है वो 67.13% की गई है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आपको। और दोस्तों ये जो भारत में जितने सीएम बने हैं उनमें इनका जो लंबे कार्यकाल में कौन सा स्थान पे है? तो वो है नीतीश कुमार का 8वें स्थान पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत अब प्रति वर्ष किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर गणतंत्र दिवस जैसा भव्य सैन्य परेड का आयोजन किया जाएगा?
तो ये कौन है दोस्तों? तो ये है आपके सरदार पटेल की जयंती पर किया जाएगा। और इन्हीं के एवज में क्या मनाई जाती है? तो एकता दिवस भी मनाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में चलने वाले स्मरणोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो ये कौन सा वर्ष हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है 150वां वर्ष इन्होंने पूरा किया है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इस गीत को अपनाया कब गया था? तो ये अपनाया गया है आपको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और दोस्तों इसके जो राइटर हैं वो कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी इनके राइटर बने हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें एक बात का और ध्यान रखिएगा कि ये जब गीत जो अपनाई गई है, इससे पहले ये गाई कहाँ पे गई थी? तो ये सबसे पहली बात और 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाई गई थी। और उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे रहमतुल्लाह सयानी थे। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 का प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा किस स्वदेशी शक्तिशाली प्रक्षेपण यान लॉन्च व्हीकल के माध्यम से सफलतापूर्वक किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है, यानी कि LBM-3 के माध्यम से ये किया गया है। और दोस्तों ये सबसे शक्तिशाली स्वदेशी प्रक्षेपण यान है। और दोस्तों ये जो संचार उपग्रह जो किया गया है वो सबसे भारी किया गया है अब तक का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ द्वारा किए गए आधिकारिक निर्णय के अनुसार वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी भारत के किस शहर को सौंपी गई है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत हुई कब थी? तो ये हुआ था आपको 1930 में। और दोस्तों ये जो होगा ये इसका 100 वर्ष भी पूरा होगा। कब? 2030 में। वर्तमान समय में दोस्तों जबकि 2026 में इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये हो रहा है आपको कहाँ पे? ग्लासगो में किया जा रहा है, जो कि यूके के अंदर एक जगह है। और दोस्तों इससे पहले भी दिल्ली में आयोजन किया जा चुका है। तो दिल्ली में कब हुआ था? तो ये हुआ था 2010 में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों। और वर्तमान समय में जो 2030 में होगा तो ये कौन सा नंबर का होगा? तो ये होगा आपका 24वें नंबर का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। वर्ष 2025 में भारतीय राष्ट्रवाद की पहली ऐतिहासिक यात्रा के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन अफ्रीकी देशों की आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा संपन्न की है? तो ये कौन सा है दोस्तों? अंगोला और बोत्सवाना, यानी कि बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आधिकारिक यात्रा पर गई हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बांग्लादेश की किस अपदस्थ प्रधानमंत्री को वहां की एक अदालत ने वर्ष 2024 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए दोषी ठहराते हुए मौत की सज़ा सुनाई है? तो ये कौन है दोस्तों? तो ये हैं आपके शेख हसीना। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों कि यहाँ पे जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ था कब? 2024 में, जिसके कारण क्या हुआ था कि यहाँ पे तख्ता पलट की गई थी। और उस समय तख्ता पलट के बाद जो अंतरिम गवर्नमेंट वहाँ बनी थी उनका नाम था मोहम्मद यूनुस। और वर्तमान समय में इसका नया इलेक्शन किया गया है, जिसके जो अभी पीएम बने हैं वो कौन है? तो खालिदा जिया के बेटे हैं जिनका नाम है तारिक रहमान, अभी पीएम बने हुए हैं। और दोस्तों खालिदा जिया की अभी मृत्यु हो गई है। ठीक है दोस्तों, हो गई है। और इसके जो दोस्तों जो शपथ प्रक्रिया जो की गई थी, इसमें भारत से कौन शामिल हुए थे? तो वो थे आपके ओम बिरला जी क्या हुए थे? बिरला जी शामिल हुए थे। ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों जो की गई थी जब शेख हसीना को पद से हटाया गया था तो ये भाग करके कहाँ पे शरण ली थी? तो ये भारत में आई थी और भारत में शरण ली हुई थी। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से G20 का ऐतिहासिक 20वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ किया गया है दोस्तों? तो ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और ये कब का है दोस्तों क्वेश्चन? तो ये 2025 में।
वर्तमान समय में जो 2026 में इसकी बैठक कहाँ होने वाली है, तो ये होने वाली है आपकी USA में होगी। ठीक है दोस्तों, जो कि 21वां है। और भारत भी दोस्तों इसका मेंबर है, यानी कि G20 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में ही किस महत्वपूर्ण संगठन का शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है? तो इसमें कौन हुआ है दोस्तों? तो ये है इब्सा। कौन है दोस्तों? इब्सा। और इब्सा का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होती है? आई से दोस्तों होती है इंडिया, बी से होती है कौन सा? ब्राज़ील, और ए से कौन सा होती है दोस्तों? तो ये होता है साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, तो तीनों अलग नाम हैं इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के अंतर्गत बहुप्रतीक्षित 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 का आयोजन ब्राज़ील के किस शहर में किया गया था? तो ये कहाँ पे किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था बेलेम में, यानी कि सी इसका आंसर सही जवाब है। और दोस्तों 31वां COP31 कहाँ पे होगी? तो ये होगा आपको तुर्की में। ठीक है दोस्तों, तुर्की में 2026 में की जानी है, अभी हुई नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सकल घरेलू उत्पाद GDP संबंधित आंकड़ों के लिए आधार वर्ष बेस ईयर को बदलकर नया आधार वर्ष कौन सा किया जाने की घोषणा की गई, जिसकी नई श्रृंखला फरवरी 2026 में जारी की गई है? तो ये कब की गई है दोस्तों? तो ये किया गया आपका 2022-23। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और दोस्तों CPI के लिए आधार वर्ष क्या किया गया? तो CPI के लिए आधार वर्ष किया गया है वो है आपका 2023-24 किया गया है। किसके लिए दोस्तों? तो ये है आपका CPI के लिए। और दोस्तों आधार वर्ष केवल GDP, और इसमें आप नेशनल इनकम भी कह सकते हैं, और एक और कह सकते हैं WPI। इन तीनों का आधार वर्ष कौन है? 2022-23। और दोस्तों जो GDP के लिए जो अध्यक्षता किए थे वो कौन किए थे? जिन्होंने ये बोला था कि आधार वर्ष चेंज करके ये रखना चाहिए, तो उनका नाम है आपका विश्वनाथ गोलदार। और CPI के लिए कौन अध्यक्षता किए थे? तो वो किए थे रमेश चंद्र। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है भारत के संवैधानिक अनुच्छेद 280 के तहत गठित किस वित्तीय आयोग ने वर्ष 2026-27 से 30-31 तक की अवधि 5 वर्षों की अवधि के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है? तो ये कौन है? तो ये है आपके 16वें वित्त आयोग ने सौंपी है। और दोस्तों ये है आपका 25-26 नहीं है, ये 2025-26 से गठित की गई है। ठीक है दोस्तों, 5 साल के लिए। और इनके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्तों? तो उनका नाम है आपका अरविंद पनगड़िया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और भत्ते में संशोधन हेतु गठित 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता किसे सौंपी गई, जो किसी भी केंद्रीय वेतन आयोग का नेतृत्व करने वाली देश की पहली महिला है? दोस्तों कौन है? तो ये पहली महिला बनी है। तो ये कौन है व्यक्ति? तो ये हैं आपके जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है दोस्तों, इनको गठन किया गया है कौन सा? 8वें वेतन आयोग, जो कि दोस्तों अभी लागू तो नहीं हुई लेकिन लागू होने वाली है 2027 में, ऐसा माना गया है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा भारत के किस प्रसिद्ध पारंपरिक लोक महत्व को अपनी अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो ये कौन है दोस्तों? तो ये है आपका दिवाली, यानी कि दीपावली को क्या हुआ है कि इसमें अमूर्त यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों दुर्गा पूजा पहले से शामिल है, गरबा भी पहले से शामिल है। और दोस्तों छठ पूजा को 2027 के लिए सूचीबद्ध किया गया है कि इसको भी इसमें शामिल किया जाए, लेकिन अभी शामिल नहीं है। और दोस्तों छठ पूजा वो किसके? बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होती है, तो ये भी आप ध्यान रख लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सुरक्षा और प्रशासनिक सुधारों के तहत भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय PMO
के नए निर्माणाधीन परिषद का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया गया है? तो इसका नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है सेवा तीर्थ, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और यहाँ पे ये की गई है दोस्तों कि इसमें कई महत्वपूर्ण मंत्रालय इसी बिल्डिंग में स्थित है, जहाँ से काम बहुत आसानी से इजली हो पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लोगों को भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा इसलिए किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने देश में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन क्षेत्र में पहली बार निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के प्रवेश और निवेश को सुगम बनाने के लिए नए कानून लागू किया गया है। तो नया कानून कौन सा है दोस्तों? तो वो है आपका शांति कानून, यानी कि बी इसका सही जवाब है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अभी जो खाड़ी युद्ध हो रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ, ऊर्जा संकट काफ़ी गहरा हो गया। तो इसी को देखते हुए क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर को, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी जो छोटे स्तर पे बना करके ऊर्जा उत्पादन कर सके, इसलिए ऐसा किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इसरो के बाहुबली रॉकेट LVM-3 द्वारा भारत की धरती से प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे भारी व्यावसायिक उपग्रह कौन सा है, जो अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल का एक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसरो के बाहुबली रॉकेट LVM-3 द्वारा भारत की धरती से प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे भारी व्यावसायिक उपग्रह कौन सा है, जो अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल का एक डायरेक्ट टू सेल सैटेलाइट है? तो ये कौन है आपका? तो ये है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 इसका नाम है। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों धरती से प्रक्षेपित है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वो है सुरक्षा चिंताओं और मानसिक स्वास्थ्य के मद्देनज़र किस देश ने कानून पारित कर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये कौन है दोस्तों? ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, यानी कि सबसे पहली बार जो किया है वो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। अभी दोस्तों वर्तमान समय में ब्रिटेन भी हो गया है, फ्रांस भी हो गया और कई देश हो गए, यानी कि 10+ देश इसमें शामिल है जो कि सोशल मीडिया पे बैन लगा चुके हैं। दोस्तों इंडिया में एक राज्य भी है जो कि सोशल मीडिया को बैन लगाने की बात कही है, लेकिन अभी पूरी तरह से लागू नहीं है। वो कौन है? तो है आपका कर्नाटका। ठीक है दोस्तों, तो है कर्नाटक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोमालिया से अलग होकर स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने वाले किस स्वायत्त क्षेत्र को दिसंबर 2025 में इजराइल द्वारा संप्रभु राष्ट्र की मान्यता दी है? तो ये किसे दिया गया है दोस्तों? ये है आपका सोमालीलैंड। सोमालीलैंड को दोस्तों एक अलग राष्ट्र का, यानी कि देश का दर्जा दिया गया है, लेकिन ये पहले कौन है? ये इजराइल ने मान्यता दिया है और कई देशों ने यहाँ पे मान्यता नहीं दिया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गृह युद्ध हमेशा चलते रहे हैं। उसी के कारण क्या हुआ है कि ये गतिविधि यहाँ पे हुई है, लेकिन अभी इसको देश की मान्यता वर्ल्ड की कंट्रियां पूरी तरीके से नहीं दी गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। वर्ष 2011 में आई भीषण सुनामी और फुकुशिमा परमाणु आपदा के बाद लगे प्रतिबंधों के बीच किस देश ने लगभग 15 वर्षों के अंतराल के पश्चात विश्व के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पुनः चालू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है? तो ये कौन लिया है दोस्तों? तो ये लिया है जापान ने। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऊर्जा संकट को देखते हुए ऐसा काम किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए जॉर्डन और इथियोपिया के साथ साथ किस खाड़ी देश की आधिकारिक यात्रा की, जहां दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर संपन्न हुए हैं? तो ये कौन सा देश है दोस्तों? तो ये है आपका ओमान, यानी कि सी इसका आंसर सही है। यहाँ पे दोस्तों FTA भी साइन किए गए हैं। आज का दोस्तों अंतिम और लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे और थर्ड पार्ट तक आपकी वीडियो आएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत रूस वार्षिक द्विपक्षीय शिखर वार्ता के हिस्से के रूप में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत की आधिकारिक यात्रा संपन्न की है? तो दोस्तों रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो वो हैं आपके व्लादिमीर पुतिन। इन्होंने आधिकारिक यात्रा
की थी। ठीक है दोस्तों, तो आज की सेशन का दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं और हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चन को पार्ट 2 में देखेंगे। और दोस्तों करेंट से आपके 3 पार्ट टोटल आने वाले हैं, इसे आप देखना ना भूलें। मुख्य रूप से बीपीएससी के एग्ज़ाम को देखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।